नमस्कार, दोपहर के नंबर 1 डिबेट शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। इस देश को बड़े बड़े विद्वान देने वाली अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को कौन आतंक का अड्डा बनाने की साजिश रच रहा है? यह सवाल इसलिए क्योंकि आए दिन अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के नाम पर आतंकी साजिश रचने वाले आतंकी गिरफ्तार हो रहे हैं। आईसिस के 2 आतंकी यूपी एटीएस के हत्थे चढ़े हैं, जिसमें एक को अलीगढ़ से गिरफ्तार किया जबकि दूसरे ने कोर्ट में सरेंडर किया। दोनों अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र हैं और ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर शिक्षा के मंदिर में आतंक की पढ़ाई क्यों? एएमयू को आतंक का गढ़ बनाने वाला असली मास्टरमाइंड कौन है? आज इसी पर बात करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपके लिए। एएमयू में जुड़े टेरर मॉड्यूल के तार। एक दिन में आईएसआईएस के 2 आतंकी गिरफ्तार। आतंकी साजिश पर एटीएस की बड़ी स्ट्राइक। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से एक बार फिर आतंकियों के तार जुड़ने का पर्दाफाश हुआ है। विश्वविद्यालय तक पहुंची आईएसआईएस की जड़ें। 2 आतंकियों को यूपी एटीएस ने गिरफ्तार किया है, जिससे आतंकी साजिश के तार खुलकर सामने आ रहे हैं। पूरा देश आजकल राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर जश्न में है। अयोध्या में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होना है। ऐसे मौके पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हो रही साजिश का बड़ा पर्दाफाश हुआ है। यूपी एटीएस की चौकसी और मुस्तैदी से एक ही दिन में 2 आईएसआईएस के आतंकी हत्थे चढ़ गए हैं। आमस उर्फ फराज अहमद अलीगढ़ से गिरफ्तार। अब्दुल समद मलिक का कोर्ट में सरेंडर। दोनों आरोपियों पर पुलिस ने रखा था इनाम। दोनों पर 25-25 हजार रुपए का था इनाम। दोनों मिलकर एएमयू में आईएसआईएस का मॉड्यूल तैयार कर रहे थे। दोनों आतंकी संगठन आईएसआई से बैयत ले चुके हैं। फराज ने एएमयू से मनोविज्ञान में स्नातक किया है। अब्दुल समद एएमयू से मास्टर इन सोशल वर्क कर रहा था। एटीएस के मुताबिक अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में दोनों छात्र फैजान और अब्दुल कुख्यात आतंकी संगठन आईएसआई के मॉड्यूल से जुड़े थे और जिहादी कार्यक्रमों में एक्टिव तौर पर काम कर रहे थे। ये सोशल मीडिया के जरिए राष्ट्र विरोधी पोस्ट करते और दूसरे युवाओं को जिहाद के लिए उकसाने का काम कर रहे थे। इनके मोबाइल फोन से भी देश विरोधी सामग्री मिली है, जिसके बाद एटीएस ने इन पर इनाम रखा था। गिरफ्तार दोनों आरोपी देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के साथ किसी बड़ी घटना को अंजाम देना चाहते थे। अब एटीएस इनके पूरे तार को खंगाल रही है। हालांकि ये पहला मौका नहीं जब एएमयू से आतंकियों की गिरफ्तारी हुई हो। पिछले साल नवंबर में एटीएस ने 7 आतंकियों को गिरफ्तार किया था, जिनमें से 4 का सीधा संबंध अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से था। जब पुलिस ने इन आतंकियों का सामान खंगाला तो सभी के पास एक ही तरह का नेटवर्क पीर टू पीर मिला था। एटीएस ने दावा किया कि इसी नेटवर्क के जरिए आरोपी आईएसआईएस से संपर्क में थे। इन आरोपियों ने बताया था कि कैसे केमिकल के जरिए बम बनाने की साजिश रची जा रही थी। अब एटीएस गिरफ्तार आतंकियों के तार को डिकोड करने में जुटी है। पुलिस को उम्मीद है कि गिरफ्तार आरोपियों के अलावा पूछताछ के बाद आतंकी गतिविधियों में कुछ और लोगों पर भी शिकंजा कस सकता है। लेकिन सवाल है कि ऐसा कौन सा गैंग है जो एएमयू को आतंकी अड्डा बनाकर देश विरोधी साजिश रच रहा है। सवाल ये भी है कि ऐसे गैंग का फाइनल इलाज क्या है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। तो देखिए, रिपोर्ट आपने देख ली। जो मेहमान जुड़े उनसे आपको मिलवाते हैं। अवधेश कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। हमारे साथ में फिरोज बख्त अहमद साहब राजनीतिक विश्लेषक जुड़े हुए हैं। हासिक खान साहब हमारे साथ में हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। और हमारे साथ में एक और मेहमान जुड़े हुए हैं, मुमताज़ आलम रिजवी साहब, इस्लामिक स्कॉलर हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अवधेश जी, बहुत से विद्वानों को दिया एएमयू ने। तीसरे राष्ट्रपति की बात करें या फिर भारत रत्न की बात करें, इतने बड़े बड़े लोग एएमयू से आए हैं, लेकिन अब एएमयू को बदनाम करने की एक साजिश रची जा रही है। कोई आता है, लोगों को, युवाओं को भड़काने की कोशिश करता है, एएमयू का नाम बदनाम करने की कोशिश करता है। तो इतना ये सॉफ्ट टारगेट कैसे बन रहा है? ये कैसे साजिश के जड़ें कहां तक है, जरा बताइए। देखिए, ये पहली बार नहीं है। हम लोगों ने लंबे समय से देखा है कि शर्जील इमाम भी आखिर वहीं से वो गिरफ्तार हुआ था जब पुलवामा के अटैक हुए, और उसके बाद जो धरपकड़ हुई तो हमने कितना बड़ा प्रदर्शन वहां देखा है। हमने वहां जिन्ना के समर्थन में नारे लगते, वहां वो सारा कुछ हम लोग देख रहे हैं। अगर कश्मीर में कोई कार्रवाई हुई तो एएमयू को बंद करते हुए भी हमने देखा है।
और उत्तर प्रदेश में तो अगर पिछले 2 साल का केवल आंकड़ा ले लीजिए, ये तो केवल 2 साल का ले लीजिए, तो करीब करीब 35 से ज्यादा ऐसे लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं जिनका डायरेक्ट संबंध नहीं तो इनडायरेक्ट भी संबंध रहे हैं कहीं न कहीं वहां हॉस्टल में जाके टिकना। तो एएमयू एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय रहे, वहां हिंदू मुसलमान सभी वहां से पढ़ के निकले हैं, अपने अपने क्षेत्रों में लोगों ने अच्छे काम किए हैं, लेकिन उसकी एक दूसरी धारा भी रही है। और ये मत बोलिए कि पाकिस्तान विभाजन में एएमयू एक बड़ा केंद्र था उसकी मांग में, वहां से जाकर के ये अलग बात है कि उत्तर प्रदेश में सफलता नहीं मिली थी उन लोगों को। तो इसलिए किसी यूनिवर्सिटी को आप इस प्रकार से हम सर्टिफिकेट नहीं दे सकते हैं। लेकिन फिर भी ये मैं मानता हूं कि यूनिवर्सिटी की अपनी शिक्षा में आतंकवादी पैदा करने का कोई पहलू नहीं है। ये जो इस समय का वातावरण देश दुनिया में बना हुआ है भारत को लेकर के, इस समय अलग अलग क्षेत्रों में, एक तो कट्टरपंथी जो विश्व भर में है, जो कि पूरी दुनिया का इस्लामीकरण चाहते हैं, आईएस है, दूसरे वो सारी शक्तियां भारत में सक्रिय हैं और ऐसे जगहों को अपना केंद्र बनाती है जहां से उनको प्रोबेबल टेररिस्ट मिल सके या जिनके माइंड को चेंज कर सके इस्लाम के नाम पर, या जो पहले से थोड़ा बहुत चेंज है। अच्छा, दूसरी बड़ी शक्तियां हैं दुनिया को जो भारत को आगे बढ़ते नहीं देखना चाहती, वो भी अपने देश में बहुत सारे लोगों को खड़ा कर रही हैं कि अपने अपने तरीके से देश में अव्यवस्था पैदा करें। और जो इसमें खिलाफत की बात है कि ये खिलाफत पैदा करना चाहते थे, मतलब कि दुनिया में खलीफा का साम्राज्य स्थापित करना, इस्लामी साम्राज्य, वो हमने देखा है कि जो पीएफआई का मॉड्यूल पकड़े गए थे उनका भी यही लक्ष्य था। अच्छा, तो ये पूरे देश में एक प्रवृत्ति खड़ी हो रही है। तो संजोग से आप सोचिए ना, चवाड़ हाउस इसमें बता रहा है जो कि मुंबई में आपको यहूदियों का केंद्र है, अयोध्या के विस्फोट की बात आ रही है, इनके अयोध्या में करने की बात आ रही है। तो ऐसे खतरनाक अगर वहां से हो रहा है तो केवल यूनिवर्सिटी को सर्टिफिकेट आप देकर के नहीं करेंगे, ये यूनिवर्सिटी प्रशासन का, वहां से जुड़े हुए नेताओं का, सबकी जिम्मेवारी है। एक बार बैठ के यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में विचार करें कि वहां किस प्रकार के विचार एक पैरेलल पैदा हो रहे हैं। हाँ, ये बात आपने अच्छी कही। अच्छा, एक बात मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा, हाजिर खान साहब हमारे साथ में नहीं, हाफिज नूर अहमद अजहरी साहब है, इस्लामिक स्कॉलर हैं। स्वागत है अजहरी साहब आपका। अजहरी साहब, एक सुझाव जो यहाँ पर दिया गया है कि सभी को साथ में बैठ के एएमयू का जो प्रशासन है, प्रबंधन है, सभी बैठे और एक बार सोचे कि भाई ये कहाँ से हैं जो लोग आ रहे हैं और यहाँ पर जो पढ़ने वाले छात्र हैं उनका माइंड वॉश कर रहे हैं, एक गलत एक कोशिश की जा रही है उनको भटकाने की, ये एक पहल होनी चाहिए। बहुत अच्छी बात कही अवधेश कुमार जी ने जो बात की है, मैं उनकी बहुत सारी बातों से मैं सहमत हूँ कि उन्होंने जो बातें कही है ना कि वहाँ के जो इंतजामिया है, वहाँ के जो लोग मुंतजमीन हैं, उनसे इसमें बातचीत करनी चाहिए। अगर ऐसा वाकई हो रहा है तो यकीनन ये कहीं ना कहीं हमारे देश के लिए, देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। ऐसे में बिना देर किए हुए शासन प्रशासन को इसकी सही तरीके से जांच करनी चाहिए। दूसरी जानिब ये इस बार एक समुदाय को टारगेट नहीं करना चाहिए। एक वजह से बार बार ये आ रहा है कि इस्लाम के नाम पर माइंड चेंज किया जा रहा है। ये इस्लाम के नाम पर माइंड चेंज हो ही नहीं सकता आतंक की तरफ। इस्लाम के खिलाफ साजिशें करने वाले इस्लाम को बदनाम करने के लिए इस तरह से हरकतें करते हैं, और ऐसे लोग ऐसे ही लोगों की गोद में पलते हैं जो इस्लाम के खिलाफ साजिश करते हैं। इस्लाम के नाम पे इसीलिए ये सब होता हुआ नजर आ रहा है। वैसे अभी हाल ही में ओम प्रकाश, गोंडा से ताल्लुक रखने वाला ओम प्रकाश और ताहर सिंह, उसने अयोध्या और श्री योगी आदित्यनाथ जी को उड़ाने की धमकी दी और इस्लाम का सहारा लिया, मुस्लिमों वाले नाम उसने रखे। तो ऐसे लोग भी हैं इस जमाने में, दुनिया में, भारत में, उन पर भी नजर रखनी चाहिए। हाँ, मेरा मानना ये। हाँ, देखिए, इस्लाम को बदनाम करने की जो साजिश है और इस्लाम के नाम पर ये लोगों का ब्रेन वॉश करना, आतंक की बात करना, ये मैं बिल्कुल आपकी बात से यहाँ इत्तेफाक रखता हूँ। लेकिन एक मुद्दा और उठता है कि फिरोज बकत अहमद साहब, आखिर ऐसी यूनिवर्सिटीज को ही क्यों निशाना बनाया जाता है? ये मैं इसीलिए पूछ रहा हूं क्योंकि मैंने कई जगह देखा है जिनके आतंकियों से कनेक्शन हुए हैं, वो काफी पढ़े लिखे लोग थे। मुर्तजा की बात करें, अलग अलग जगहों पर हमने उदाहरण भी देखे हैं। जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल। हाँ, देखिए, ऐसा है, मैंने अपने 2 काबिल दोस्तों की बात सुनी, अवधेश जी की बात सुनी
और हजरत मौलाना नूर साहब की बात सुनी, मैं कहीं ना कहीं इन दोनों हजरात की बातों से भी इत्तेफाक रखता हूं। और आपने भी शुरू में बहुत अच्छी तरीके से डिबेट को आपने शुरू किया कि भाई ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी शिक्षा का और देश को आगे बढ़ाने का बहुत बड़ा सेंटर है। बड़े बड़े लोग यहाँ, कितने गवर्नर, कितने, बल्कि अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी यहाँ से संबंध रहा। तो आखिर यहाँ इस तरह के लोग क्यों आ रहे हैं, ये बहुत आपका मान्य क्वेश्चन है। मैं एक बात ये कहना चाहूंगा कि देखिए, यूनिवर्सिटी चाहे एएमयू हो, चाहे जेएनयू हो, चाहे जामिया हो, चाहे कोलकाता विश्वविद्यालय हो, कोई भी हो, अगर वहां इस तरह के एलिमेंट्स हैं तो बगैर मजहब देखे मजहब की बात हमें नहीं करनी चाहिए। नूर भाई ने एक बात रखी, वो अपने हिसाब से मेरे ख्याल से वो जस्टिफाइड होंगे, लेकिन मैं सोचता हूँ थोड़ा सा मुझे आपत्ति है कि एक ही तबके को टारगेट क्यों किया जाता है, यानी मुसलमानों को क्यों टारगेट किया जाता है आतंकवादी गतिविधियों के लिए। आईएसआई से जुड़ रहे थे, पीएफआई से जुड़ रहे थे, फला फला फला। देखिए क्या है कि मैं बता दूं, इस्लाम का जो उसूल है हुब्बुल वतनी निस्फुल ईमान, ये कुरान की मैं एक चीज बता रहा हूँ, हदीस की, तिरमिजी हदीस में 125 नंबर की हदीस में मतलब ये कहा गया, आप चेक कर सकते हैं, हाफिज नूर साहब यहाँ पे हैं, कि अपने वतन से मोहब्बत करना, उससे वफादारी करना हमारा आधा ईमान है। मैं तो ये कहूंगा अब्दुल साहब, पूरा ईमान हमारा है। क्यों, हम जो भी कुछ हैं, हिंदू मुसलमान, मस्जिद जा रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, हम इसी वजह क्या। भगत साहब, आपकी आवाज में कहीं कोई दिक्कत आ रही है, मैं दोबारा से आपसे जुड़ने की कोशिश करता हूं और इस मुद्दे की तह तक जाना है, ये बहुत अहम मुद्दा है। मैं दोबारा से जुड़ने की आपसे कोशिश करता हूं। हमारे साथ में जुड़े हुए मुमताज साहब भी हैं। मुमताज साहब, सवाल उठ रहे हैं एएमयू को लेकर, पहले भी मामले सामने आए, अब एक बार फिर मामला सामने आया, तो एएमयू की छवि भी यहां पर बदनाम हो रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि पढ़े लिखे छात्र अब ये आतंक के राह पर जो निकल रहे हैं, रास्ते पर जो निकल रहे हैं, ये कौन है जो इनका ब्रेन वॉश करता है? आवाज साफ नहीं आ रही। रिजवी साहब, आपकी आवाज नहीं साफ आ रही मुझे। आ रही है, बोलिए। सुन रहा हूं मैं आपको मुमताज आलम रिजवी साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? चलिए, लगता है शायद म्यूट हो गया। एक बार दोबारा से देखिएगा ये सारी चीजें, क्योंकि डिबेट होती है तो उसके बाद अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि आवाज अगर स्पष्ट नहीं आ पाए। दोबारा से जुड़ने की कोशिश करूंगा। लेकिन अवधेश जी, देखिए पॉइंट उठाया है, इस्लाम को टारगेट करने की, बार बार मुसलमानों को क्यों टारगेट किया जा रहा है, ये मुद्दा भी यहां पर उठाया जा रहा है। देखिए, यही वो भाषा है जिस भाषा से मुस्लिम वर्ग के ऐसे युवा दुनिया भर में खड़े हुए हैं। जो इंटरनेशनल टेररिज्म है वो इस्लाम से संबंधित है, इसको जो नकारता है, चाहे आईएसआईएस हो, चाहे आपको अफगानिस्तान के तालिबान हो या उसके पहले अलकायदा हो, जितने संगठन हैं दुनिया भर में जिन्होंने स्वयं मुस्लिम कंट्रियों में कोहराम मचा रखा है, पाकिस्तान में दूसरे जो लोग जाके विस्फोट नहीं कर रहे हैं, वह मस्जिदें उड़ रही है, स्कूलें उड़ रहे हैं, नेता मारे जा रहे हैं। अफगानिस्तान पूरा आतंकवादी देश हो गया, लीबिया है, सीरिया है, इराक है। तो इसलिए ये कह देना आसान होता है। दो हिंदू या दो सिख या दो ईसाई कहीं पकड़े जाते हैं, ये नहीं कहता है कि उनके अंदर कट्टरता नहीं पैदा हुई होगी। तो उसको आधार बना करके ये कहना, और उनको भी बनाने वाले कौन है, तैयार करने वाले कौन है, उनको पैसे कहां से मिले हैं, अगर ये जाएंगे। और जहां तक पढ़े लिखे का सवाल है, तो आपको ओसामा बिन लादेन तो इंजीनियर था, मैकेनिकल इंजीनियर था। जो न्यूयॉर्क पर विस्फोट हुए, जो 22 लोग पकड़े गए, उसमें से 16 बड़े डिग्रीधारी वाले थे, उसमें पीएचडी किए हुए लोग थे, विदेशी भाषा पढ़े हुए लोग थे। दुनिया भर में, भारत में ही अनेक आईएसआईएस से जुड़े हुए जो पकड़े गए हैं, सब पढ़े लिखे लोग हैं। तो इसलिए इसमें पढ़ाई लिखाई मायने नहीं आती है कि कोई अनपढ़ और पढ़ाई लिखाई है। ज्यादातर विश्व में या भारत में भी पकड़े गए, जो भी आतंकवाद के आरोप में पकड़े गए हैं, उसमें ज्यादातर पढ़े लिखे, निम्न मध्यम वर्ग और उच्च परिवार से आए हैं। तो इसका उससे कोई संबंध ही नहीं है कि पढ़ाई लिखाई ये नहीं है। तो ये दुनिया में एक धारा है, जो बड़ी धारा है, जो मान के चल रही है कि हमको इस्लाम का विजय करना है, तो हिंसा उसका रास्ता है। अजहरी साहब, यही तरीका है क्या? अजहरी साहब, यही तरीका है, इसी चीज को आगे बढ़ाया जा रहा है?
नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि इसका ये मतलब नहीं है कि बिल्कुल भारत और अवधेश भाई, दुनिया के अवधेश सारे भाई, मुसलमानों को इस्लामी कहा जा रहा है। इस्लाम को आगे बढ़ाने के लिए हिंसा एक रास्ता है, या आपने बहुत ही आपत्तिजनक बात कही है। अरे भैया वो इस्लाम सारे को आपने लेकिन इस्लाम को एक हिंसा बात के और जरिए कही आगे नहीं उन्होंने, बढ़ाएगा। एक बात और कही, देश के सारे वो मुसलमानों के कहते बारे में बात नहीं की गई है, ये सारे उनके बारे में बात की मुसलमानों गई है जो की आईसीस का एजेंडा आगे बढ़ाते हैं। अरे सुने, डायरेक्ट इस्लाम को टारगेट करना, सभी मुसलमानों को टारगेट करना। अरे भैया सभी मुसलमानों को कोई टारगेट नहीं करता है, आपकी अपनी समस्या है। कर रहे हैं ये, नहीं, आपकी अपनी समस्या है। इस्लाम यहाँ को फिरोज बढ़ाने भट्ट का अहमद माध्यम बैठे हुए हैं, इनको तो टारगेट नहीं, आपको तो टारगेट नहीं किया गया है। ये आप देखिए, देश की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं। सुरक्षा के मामले में मैंने पहले ही कहा कि सुरक्षा का मामला कोई भी उसके आड़े आता हो, नहीं, तो मुझे उसको बताइए, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। इस लेकिन देश हमें में बताइए, पिछले 20 अरे वर्षों में आपको हमने सुना, आप सुनिए, हमें सुनिए, उनमें आप किन देश जी लोगों हमें ने सुनिए, किया है? आप देश जी ऐसे सुनिए, नहीं। आप 20 बातों को साल गलत 30 दिशा में साल ले के जा रहे बाद हैं। जो जिन सच्चे नौजवानों को किसी ने नहीं मीडिया कहा वालों है, के और लेकिन जितने खुफिया विस्फोट हुए एजेंसियों के हैं वो कहने सारे से इस्लाम जेलों के में लोगों ने भेज दिया किए हैं। भेज दिया इस्लाम के नाम वो पर जब किए गए हैं, जो पकड़े अदालतों गए से हैं वो इस्लाम बरी और होकर जिहाद के के नाम पर। अच्छा मुझे नहीं, एक मिनट सुनिए, अवधेश जी की बात आपने सुनी नहीं, अवधेश जी की बात सुनी नहीं। अजहरी साहब उन्होंने एक बात कही थी कि देश के मुसलमानों के सब लोग एक जैसे नहीं होते हैं, देश के मुसलमानों की जिक्र यहाँ पर नहीं की, ये उन्होंने स्पष्ट किया था। लेकिन ये सीमा पार से जो मुझे मेरी बात सुनिए ना अजहरी साहब, सीमा पार आतंकी संगठन बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं, मानते हैं आप? ये बताइए। बिल्कुल बैठे हैं। तो मुझे ये बताइए कि वही लोग तो है जो टारगेट कर रहे हैं एएमयू जैसी जगहों को, यहाँ के छात्रों पर फोकस कर रहे हैं, यहाँ के छात्रों को बरगला रहे हैं। आप कहने को तैयार नहीं हो। मुझे बताइए अजहरी साहब, ईसाई आतंकवादी हैं, आप कहने को तैयार नहीं हो। अजहरी साहब, आपको अजहरी साहब सुनिए ना अजहरी साहब, हम इस्लाम देखिए, हम इस्लाम के बारे में नहीं बोले। जानबूझकर इसको डाइवर्ट करने के लिए ये बताएंगे कि सारे मुसलमानों को आतंकी कहा जा रहा है। सारे मुसलमानों को कोई आतंकी न कहता है, न सारे मुसलमान आतंकी हो सकते हैं। पेश करने की आप लोगों की साजिश है, इसके सिवा कुछ नहीं है। अच्छा, ये हम लोगों की साजिश है? करते रहिए, ये हम लोगों की साजिश है? साजिश है आपकी। मुझे अजहरी साहब, वो भी साजिश है। हिंदू आतंकवादी होता है तो आप तो मुझे एक बात बताइए, नहीं सुनिए ना, मुझे एक बात बताइए, अगर सीमा पार से आईएसआईएस या फिर ऐसे जो संगठन है, जो आतंकी संगठन है, जो आतंक फैला रहे हैं, वो देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी को टारगेट करते हैं, तो वहां पर सुधार की जगह आप ये बोलते हैं कि इस्लाम को टारगेट किया जा रहा है, मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, आप सुधार क्यों नहीं करते हैं? संगठन ने कौन से ताहर को और ओम प्रकाश को कौन से संगठन ने टारगेट किया? ये आपने देखा कि खुद की बीमारी सही नहीं करेंगे, खुद की बीमारी सही नहीं करेंगे, ये वाली बात है। मैं ये सवाल क्यों है, ये सवाल क्यों है? आतंकी संगठन अगर किसी को टारगेट कर रहे हैं, माहौल बिगाड़ रहे हैं, तो हमें अपने युवाओं को सही करना है, सही दिशा दिखानी है ना। अगर आतंकी संगठन टारगेट कर रहे हैं तो हम लोगों को अपने आप ध्यान देना होगा ना। हमने शुरू में आपसे यही कहा, लेकिन आप डिबेट को कोई और रुख देना अरे काहे को? हमने सोचा इसी रुख पे बात कर ली जाए। आपकी अपनी समस्या है। नहीं आप दे रहे हैं। फिरोज बकत अहमद साहब, आपने कहा इस्लाम को बढ़ाने के लिए देखिए फाजिल अहमद भी उनसे भी हम बात करेंगे, लेकिन आप हमारे पास 10 लाख रोक ले तो फाजिल अहमद भी जुड़े हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। अजहरी साहब थोड़ा सा रुक जाइए। क्या है कि बकत अहमद साहब की आवाज नहीं आ पाई थी बीच में तकनीकी कारण की वजह से, तो एक बार उनकी बात पूरी हो जाती है। देखिए, किसी को टारगेट नहीं किया जा रहा है, मैं फिर कह रहा हूं बकत साहब, किसी को टारगेट नहीं किया जा रहा है, लेकिन सीमा पार से जो हमारे युवाओं को टारगेट किया जा रहा है, उनको आतंक की राह पर आगे बढ़ाया जा रहा है, मैं चाहता हूं वो ना हो, और उसके लिए हमको एकजुट होना पड़ेगा। वो मुद्दा नहीं समझ पा रहे हैं अजहरी साहब। नहीं बिल्कुल, देखिए ऐसा है, बिल्कुल आपकी बात भी ठीक है, और मैं हजरत नूर अजहरी साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा, थोड़ा सब्र तहम्मुल से सिर्फ 5 सेकंड मेरी बात सुन लें। बिल्कुल। देखिए, भारत रत्न मौलाना अबुल कलाम आजाद ने हिंदुस्तान को क्या कहा था? दारुल अमन। एक होता है दारुल हरब। दारुल हरब वो होता है जहाँ गैर मुस्लिम की
जो वहाँ जहाँ हेड गैर मुस्लिम होता है, ठीक है, और दारुल अमन वो होता है जहां अमन होता है। अब चाहे इसको कोई भी रूल करे, ये दारुल हरम नहीं है, दारुल सलाम या दारुल इस्लाम नहीं है, हिंदुस्तान दारुल अमन है। नाउ हैविंग सेड दैट, मैं कहना चाहता हूं कि अगर कोई आतंकी किसी भी यूनिवर्सिटी में पाया गया है, मिसाल के तौर पे जामिया में भी एक दफा ऐसा हुआ था कि जब बटला हाउस एनकाउंटर हुआ था तो किसी ना किसी को वहां गिरफ्तार किया गया था। तो अगर किसी के ऊपर जो जुर्म साबित हो जाता है तो ये कहना कि भाई वो जामिया का है, वो मुसलमान है, चाहे वो कोई भी ओम प्रकाश हो, चाहे वो फैज हो, कोई भी हो, अगर वो मुजरिम है, अगर उसका रिश्ता नाता जो है किसी आतंकी संगठन से है, अगर वो मुल्क की, जैसे अभी नूर साहब ने कहा था कि मुल्क की सुरक्षा से बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज हम नहीं कर सकते, उस बात में बिल्कुल मैं उनके साथ हूँ। हाँ। लेकिन ये कि भाई मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, अनफॉर्चुनेटली अगर ऐसे लोग कुछ भटक गए, कुछ है, आमतौर से मुसलमान ऐसा नहीं होता। बीच में एक बात आई थी कि इस्लाम इज अ रिलीजन ऑफ पीस, तो लेट इट बी अ रिलीजन ऑफ पीस, क्योंकि कुछ लोग अगर भटक जाते हैं कहने का तरीका तो था, हम यही कहना चाह रहे थे, यही कहना चाह रहे थे। फाजिल अहमद साहब भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। फाजिल अहमद साहब, स्वागत है आपका। देखिए, आमस उर्फ फराज अहमद और अब्दुल समद मलिक, अब इसमें आप देखिए कि एक खुद सरेंडर करता है, दोनों पर 25-25 हजार रुपए का इनाम था, एक को गिरफ्तार किया जाता। फराज देखिए एएमयू से मनोविज्ञान में स्नातक किया है, अब्दुल समद एएमयू से मास्टर इन सोशल वर्क कर रहा है। अब एक देखिए मनोविज्ञान की पढ़ाई यहां पर कर रहा है। अब इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद अगर ये लोग झांसे में आ जाते हैं, आतंक के रास्ते पर चले जाते हैं, तो क्या इन्हें गलत कहना गलत होगा? फाजिल भाई। फाजिल अहमद सुन पा रहे हैं? मेरी आवाज आ रही है आपको? मेरे को आपकी आवाज आ रही है, बताइए। आवाज नहीं आ रही ना? नहीं सुन पा रहे आप? मंशू जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? मैं सुन पा रहा हूं आपको। देखिए, बहुत आवाज में डिस्टरबेंस है। जो कुछ मैं समझ पाया हूं वो इतना समझ में आ रहा है कि अलीगढ़ के कुछ लड़कों के बारे में आप चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए, एजेंसियां पकड़ती हैं, हम लोग तो 25-30 साल से यही देख रहे, देश में हजारों यूपीए 1 यूपीए 2 के टाइम में भी बहुत से लड़के पकड़े गए। आज तक एजेंसियों ने अदालत में कोई चीज प्रूफ नहीं कर पाई, और यही एजेंसी कर्नल पुरोहित और प्रज्ञा ठाकुर और जैसे 25 आरएसएस और बीजेपी से जुड़े नेताओं को भी पकड़ा था इन लोगों ने। तो सरकारें जो है इस तरह उनको भी साबित नहीं कर पाए और वो लोग भी छूट गए। तो सरकारें अपनी राजनीति को सिद्ध करने के लिए इस तरह की बातें करती रहती हैं। आपको भी लगता है कि सरकार टारगेट कर रही है? फाजिल भाई, आपको भी लगता है कि सरकार टारगेट कर रही है दलितों को, पिछड़ों को इस तरह की हरकतों में मुलविस? फाजिल भाई, आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या? नहीं, आप मुझे सुन पा रहे हैं? पेश नहीं कर पाते, आप मुझे सुन पा रहे हैं? लोग छूट जाते हैं। आप मुझे सुन पा रहे हैं फाजिल भाई? अपॉलॉजिस्ट की तरह बात ना कीजिए आप। फाजिल भाई सुन पा रहे हैं आप? आपकी बात में ऐसा लग रहा है आप इसको बबर करना चाह रहे हैं। वही तो बात है अवधेश जी, वही तो बात है कि यहाँ पर एक कंपैरिजन जो कहीं हो नहीं सकता, तुलना यहाँ पर शुरू हो जाएगी। गलत को गलत कहने में क्या दिक्कत है? नहीं, ये तो यही बता रहा है ना कि भारत में जो आतंकवाद के आरोप में पकड़े गए हैं विस्फोट में, उनके साथ इसी समुदाय के बड़े लोग टीवी से लेके न्यायालयों में खड़े होते हैं। इस समय जो जमीयते उलमाए हिंद है और देश भर में ऐसे लोगों के मुकदमे लड़ता है चंदा वसूल के, और कभी भी अपने समाज का रिफॉर्म करें, ऐसे लोगों से मिल के बात करें, फिर आगे से ऐसा नहीं हो। मैं पूछ रहा हूं, ये जो लोग इस समय उंगली उठा रहे हैं, मतलब हाफिज नूर साहब, मैं ये पूछ रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में अयोध्या में विस्फोट हुआ, लखनऊ में विस्फोट हुआ, रामपुर में विस्फोट हुआ, वाराणसी में विस्फोट हुआ, इसमें कौन लोग पकड़े गए? तो सवाल यह है कि जो पकड़े गए उनको सजा भी हुई है। फाजिल अहमद कह रहे हैं किसी को सजा नहीं हुई है, सबको सजा हुई है उसमें जितने लोग पकड़े गए थे। और जहां तक सवाल है, ये तो मुंबई की कोर्ट में साबित हुआ था कि जो जिसका ये नाम ले रहे हैं कि कुछ हिंदू लोग पकड़े गए थे, कि जानबूझकर फ्रेम किया गया था उस समय, और उस फ्रेम को अब अदालत में स्वीकार किया। अवधेश जी सुनिए ना, अजहरी साहब कह रहे हैं कि आप सच नहीं बोलना चाहते, जरा इनका सच सुन लेते हैं, इनका सच सुन लेते हैं। इनका
साल ये उल्टी मानते हैं भैया। भारत में 20-22 करोड़ मुसलमान है, वो आतंकवादी नहीं है। इसमें 1000, 2000, 5000 लोग निकलते हैं, उनकी बात हो रही है। ये 2 के दौर में भी मुस्लिम नौजवानों को पकड़ करके जेलों में डाल दिया गया। 20 साल 25 साल के बाद अदालत ने उनको बरी किया। जब अदालत ने उनको बरी किया तो उनके 20 साल 25 साल बर्बाद हुए। वो कौन देगा, बताएंगे आप हमें? देंगे वो जवानी उन्हें वापस? और जितने लोग सही जांच कराइए, एक एक करके प्लीज। अजहरी साहब अगर आप कुछ बोलते हैं, सुनिए अजहरी साहब, अगर आप कुछ बोलते हैं और अगर आप उम्मीद रखते हैं कि सामने वाला जवाब देगा तो उनको जवाब देने का मौका दीजिए, है ना? आपने सवाल पूछा, रुकिए थोड़ा सा, जवाब मिले फिर आप आगे बढ़िए। हाँ देखिए ये बात सही है कि अनेक लोग पकड़े गए थे मुसलमानों के, जो बाद में बेदाग छूटे भी है, जो लंबे समय तक जेलों में रहे हैं। इसमें कहीं मुझे डाउट नहीं है। हमारे देश में पुलिस व्यवस्था में ये दोष है, आम आदमी को भी पकड़ती है, उसको लंबा न्यायालय में चक्कर काटना पड़ता है। लेकिन इसके आधार पर जो इस्लामिक टेररिज्म है, अब इस्लामिक कहने का मतलब लोग मान लेते हैं कि सारे मुसलमान, अरे 20-22 करोड़ मुसलमान है, जिस दिन 1 लाख मुसलमान आतंकवादी हो जाएंगे, देश खत्म हो जाएगा। कोई नहीं मानने के लिए तैयार है कि सारे मुसलमान हैं। जो 1000, 2000, 5000 के तरह निकल रहे हैं, उनके बारे में चिंता हो रही है। आपने कहा कि उनकी जिंदगी कौन देगा। मैं ये पूछ रहा हूं, लेकिन पिछले 20 वर्षों में आतंकवादी हमले में जो मारे गए, जो परिवार बर्बाद हुए हैं, उनका परिवार कौन वापस कराएगा? क्या ऐसे बहस होगी इस देश में आतंकवाद पर? किसी एक आदमी को सजा दिया हो तो बता दीजिए। नहीं, आपके यहाँ से नहीं, यहाँ से IAS भर्ती होने के लिए सीरिया जा रहे हैं, इराक में जा रहे हैं, अफगानिस्तान जा रहे हैं, वो लड़के पकड़े जा रहे हैं विदेशों में, और आप नकारेंगे उसको। फाजिल भाई अभी आपका ऑडियो सही हुआ है, मैं समझ सकता हूं कि आप थोड़ा देर से जुड़े हैं, ऑडियो भी आपका भी सही हुआ है, लेकिन आपके सवाल, रुकिए ना। अच्छा, आपने जो मुद्दा उठाया, कौन से नेता भाई ने बीजेपी का कौन से नेता आतंकवाद में पकड़ा गया है, जरा नाम बताएं। RSS का कौन से नेता आतंकवाद में पकड़ा गया है, नाम बताएं। वो केस चल रहा है, किसके नाम बताइए ना। अभिनव भारत के तमाम 25 से ज्यादा अभिनव भारत, नहीं सुनिए, यही समस्या है इनकी। चार्जशीट सबमिट किया था हेमंत करकरे ने। अरे भैया ऐसा है, और हेमंत करकरे को, अच्छा फाजिल अहमद, आपने सवाल पूछा तो रुकिए थोड़ा। के अंदर इजराइल के समर्थन से देखिए ऑडियो सही हुआ है तो ये जोश अच्छा लगा मुझे, ये जोश अच्छा लगा, लेकिन रुकिए तो आपने फाजिल आपने बोला, आप सुन लीजिए ना, इसका तुरंत जवाब ले लेते हैं, फिर बकत साहब के पास। नहीं फिरोज भाई एक मिनट अहमद जी, 1 मिनट आ रहा हूँ। पहले सारे केस देखिए, समझौता विस्फोट के सारे आरोपियों को बरी किया। कोर्ट ने कहा कि ये दूसरे लोगों की भूमिका है इसमें। अमेरिकन एजेंसी ने बताया कि एलईटी ने जो है, सुनिए अरे सुन लीजिए पूरी बात, अब आगे अधूरी बात। फाजिल अहमद आप समझौता सुन नहीं रहे, सारे बरी हो गए। देखिए और मालेगांव सेकंड का जहां देखिए, फिर आप एजेंसी पे भरोसा है। नहीं, फिर आप सवाल करते हैं। अब एजेंसी गलत हो गई, कोर्ट ने। अवधेश जी फाजिल अहमद मेरी बात सुनिए, ऑडियो डाउन कराइए इनका। फाजिल अहमद, दरअसल बात यह है कि अगर मैं यहां पर आपको मौका दे रहा हूं तो सबको बोलने का मौका दीजिए ना। वो बोल रहे हैं, आप सुन लीजिए, फिर कोई पॉइंट होगा आप उठाइएगा, लेकिन आप कंटिन्यू बोलते रहेंगे ना तो जैसे अभी आप म्यूट है विंडो में वैसे रह पाएंगे। देखिए मजबूरी है, सबकी बात सुननी है मेरे को, इसलिए मैं बोल रहा हूं। अगर एजेंडा लगाएगा तो बोलना पड़ेगा। अरे ये एजेंडा कहाँ है? फिरोज बकत अहमद साहब है, किसी और मुद्दे पर यहाँ पर बातचीत की जा रही है। अच्छा मेरे को फाजिल भाई एक बात बता दीजिए, आप तुरंत तुलना करने लगते हैं। नहीं फाजिल भाई, आप तुरंत तुलना करने लगते हैं, लेकिन एक बड़ा मुद्दा आपने देखा, आपने इसकी जड़ में जाने की कोशिश की। नहीं बकत अहमद साहब मेरा जो पॉइंट था वो नहीं समझ पाए। 2 अक्टूबर 2023, सुन लीजिए, सुनिए, अरे सुन लीजिए, सुन तो लीजिए, नहीं सुनेंगे आप फाजिल अहमद साहब। 2 अक्टूबर 2023 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया, AMU से पढ़ाई की। सुनिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं वो समझिएगा पहले आप। 5 नवंबर 2023 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया। अब इसमें से आप देखिए, कोई पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग में बीटेक कर चुका है। उसके बाद आप इससे पहले देखेंगे तो मनोविज्ञान में कोई स्नातक कर रहा है, कोई मास्टर इन सोशल वर्क कर रहा है, यानी पढ़े लिखे लोगों को टारगेट किया जा रहा है। मुद्दा नहीं समझ रहे आप? फर्क है कि नहीं है? अरे आप मुद्दा नहीं समझ रहे कि पढ़े लिखे लोगों को टारगेट किया जा रहा है। 1 साल पहले कुकर बम पकड़ा गया, पढ़े लिखे लोगों को टारगेट किया जा रहा है। आप
आपके यहाँ पर पकड़ लेना और अपराध साबित करने में फर्क है कि नहीं, हमको बताइए। पकड़ तो मुद्दा- आप भी सकते हैं, हमको भी पकड़ सकते हैं। सुनिए पकड़ सुनिए, लेना और अपराध साबित करने में फर्क है कि नहीं, आपको तो हमको ये गोरखपुर बता का दीजिए। मुर्तजा भी कहीं नहीं लगता होगा कि वो कहीं पर कोई दोषी है, जिसने गोरखपुर में बका लेके सबकी तरफ भगाता वो, तो दो साबित है ना, हुआ वो उसका। इंजीनियरिंग वाला दो मामला, साबित हुआ। है ना। रुकिए तो सब सबके 8 साल सामने आ रहा है। एक का भी 2 अहमद साबित दखल हुआ साहब अभी तक। पॉइंट नहीं पकड़ पा रहे साबित होना चाहिए कि ना। शिक्षित मुस्लिम वर्ग के युवाओं को टारगेट किया जा रहा है, गलत राह पर ले जाया जा रहा है, ये पॉइंट नहीं समझ गलत पा रहे। नहीं, उनको पकड़ करके उनके साथ ह्यूमलाइज किया जा रहा है उनको। अच्छा, उनको टारगेट नहीं, किया जा ऐसा रहा है। मुसलमान को पकड़ते हैं। और मध्य प्रदेश में हिंदू बच्चे पकड़े गए ISI के साथ जुड़े साथ में, वो नहीं देखा आपने? फिरोज बकत साहब, अहमद जी। डिबेट में हो नहीं, तो दूसरे अहमद जी। की, अरे मेरी बात तो सुन लो यार फाजिल मियां। हाँ। फाजिल मियां मेरी बात सुन लो, ये कोई फायदा नहीं है। आप लगातार बोलते हैं ना, उससे एक नेगेटिव इंप्रेशन जाता है मुसलमानों का कि देखो मुसलमान ऐसे होते हैं, किसी की बात सुनते नहीं है। ऐसा लगता है कि आतंकवादी जबान है उनकी। थोड़ा सब्र से, थोड़ा धैर्य से दूसरे की बात सुन लीजिए। देखिए, मैं एक बात ये कह रहा हूँ कि एक बात आई थी बीच में, फाजिल साहब, नूर साहब ने एक एग्जाम्पल दिया और उसकी वकालत इन्होंने भी की, अवधेश जी ने, कि किसी को, नौजवान को पकड़ लिया था, 20-25 साल वो जेल में रहा, उसको छोड़ दिया, तो उसके जो ये जवानी के साल गए 20 साल, ये बात ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ अगर कोई किसी का अगेंस्ट है तो मैं ये कहूंगा आपसे, अगर वो मुसलमान है तो उसके साथ खड़े होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इमाम, सुनिए हाँ, सुन रहे, आवाज आ रही है मेरी? आ रही है। इमाम अली ने बात की 8वीं सदी में, 1400-1500 साल हो गए इस्लाम को। इमाम गजाली ने ये कहा था मुसलमानों से, इमाम गजाली ने मुसलमानों से कहा था, देखो आप को कर दो, अगर आपने टर्म का साथ तो टेररिज्म आपको बर्बाद कर देगा। ये बात बहुत पुरानी कही गई है। तो अगर कोई मुसलमान नाम का टेररिस्ट है, उसके अगेंस्ट एविडेंस है, तो लेट अस नॉट टॉक लाइक एन अपॉलॉजी। उसकी वकालत करने की जरूरत नहीं है। सारा इस्लाम बदनाम नहीं हो सकता उससे। अगर कोई ओम प्रकाश है, उसने कोई टेररिस्ट एक्टिविटी, अहमद अजहरी साहब, आप मानते हैं? तो सारा मेरे फिरोज बख्त साहब की आवाज ही समझ में नहीं आई। उन्होंने हजरत इमाम गजाली अलैहिर्रहमा के का कोई दिया हवाला दिया है, क्या दिया वो नहीं समझ में आया, उन्होंने क्या कहा। नहीं जी, अहमद साहब संक्षेप में अगर आप समझा सके तो। देखिए, 1400 साल पहले ये इस्लाम को भी आतंकवाद से जोड़ रहे हैं। हाँ, नहीं, मैं कह रहा हूँ, देखिए, हजरत इमाम अबू गजाली ने ये कहा था कि 1400 साल पहले भी मुसलमान आतंकवादी थे इनकी नजर में। कि अगर मुसलमानों ने टेररिज्म का साथ दिया तो टेररिज्म उन्हें बर्बाद करेगा। टेररिज्म को खत्म करें। सुनिए ना, मुझे ये बात कही थी उनकी, रिकॉर्डेड है। एक मिनट सुनिए। ठीक है, आपका तरीकेकार बोलने का कुछ और है, लेकिन आप इतना भी ना बोलो कि हमसे भी बर्दाश्त ना हो आपकी बात बिला वजह की। अहमद साहब ये आरोप लग गए कि आपने, अहमद साहब ये बोल रहे हैं कि आपने इस्लाम को आतंकवाद से जोड़ दिया। इस्लाम को आतंकवाद से जोड़ा है। इस्लाम कौन सी बात पे जोड़ लिया बताएं आप ना। अहमद साहब, रिलीजन है, यही चीज होती है कि अगर कोई बात अच्छे से कोई सुन नहीं पाए तो उसको गलत तरीके से समझ लिया जाता है। अवधेश जी, अहमद साहब जो गलत समझा उसके लिए माफी चाहता हूं। अहमद साहब जो समझाना चाह रहे थे कि उन्होंने 1400 साल पहले के इस्लाम को आतंकवाद से जोड़ दिया, वो एक बात समझाने की कोशिश, बोल रहे हैं 8वीं शताब्दी कैसे साल पहले, वो बता दीजिए। वो एक बात समझाने की कोशिश कर रहे थे। एक बात समझाने की कोशिश कर रहे थे। पार्टी के अपने आप को आप पत्रकार लिखते हैं तो पत्रकार ही रहने दें। अब अपने अनुसार उसमें से कोई पंक्ति, कोई शब्द निकाल कर कोई अर्थ लगा ले। कोई भी 1400 साल पहले के इस्लाम को ना आतंकवादी कहता है ना है, वो भी एक रिलीजन है, धर्म है, उसके मानने वाले दुनिया में है, उसका भी सम्मान है। अब उसका भी एक सम्मान है, लेकिन दुनिया में जो इस्लामी आतंकवाद का ट्रेंड खड़ा हुआ है तो स्वयं मुस्लिम देशों को ही नष्ट कर रहा है। ये तो सच्चाई है दुनिया भर में। अजहरी साहब रुकिए, तो पॉइंट पे आप चलेगा, एक एक करके बात रखिए ना, जरा सुन लीजिए आप। हाँ, अब सुने नहीं तो क्या किया, मेरा कहना यह है, सुनेंगे नहीं और फिर अगर आधी अधूरी बात पहुंच जाए तो फिर कहेंगे कि क्या हो गया। कोई भी व्यक्ति मैंने इस्लाम को आतंकवाद कहेगा तो उसको सिरफिरा ही माना जाएगा।
कि भैया इस्लाम 1400 साल पहले आतंकवाद था, लेकिन वर्तमान जो हम देख रहे हैं पिछले 25-30 सालों में, उसमें इस्लाम का एक वर्ग जो है जिहाद के नाम पर संपूर्ण दुनिया में टेररिज्म को अपनाया है। वो देश के देश बर्बाद हो रहे हैं, उत्तर अफ्रीका से लेकर के, यूरोप से लेकर के, और पश्चिम एशिया और हमारे एशिया में, हमारे देश में वो कर रहे हैं। इसको अगर हम नहीं स्वीकार करेंगे तो फिर ये बढ़ता जाएगा। अगर कोई नहीं स्वीकार करेगा फिर भी प्रशासन को काम करने पड़ेंगे, ये सच्चाई है इस समय की। अब उसको आप बना दीजिए कि उसने 1400 साल, उन्होंने केवल ये कहा है कि जिनको गलत तरीके से पकड़ा गया है वो एक इशू है, अगर वो लंबे समय छूटे हैं उस इशू को उठाया जाना चाहिए, लेकिन जो बाकी टेररिस्ट के रूप में पकड़े जा रहे हैं उसको ही फिर उसी प्रकार से बोलना, ये उनको बढ़ावा देना है आतंकवाद को। ये है, ये बोल रहे थे फिरोज बख्त अहमद। तय कौन करेगा उदेश जी, ये तय कौन करेगा कि जिसको आप पकड़ लिए सब आतंकवादी है? ये आप तय करेंगे? नहीं, सुनिए, आप तो तय करेंगे, कोर्ट तय करेगा, पुलिस व्यवस्था तय करेगी। और घटनाएं बताती हैं भैया, घटनाएं बताती है, उनके लैपटॉप बताते हैं, उनसे मिले हुए प्रमाण बताते हैं, ऐसे किसी को सजा नहीं होती है। 10 आदमी का नाम बता दीजिए, पिछले 30 साल का हम समय दे रहे हैं आपको। कौन तय करेगा? ना अवधेश जी तय करेंगे, ना फाजिल अहमद और ना ही नूर अहमद अजहरी साहब तय करेंगे। कोर्ट है, कानून व्यवस्था है, ये सब तय करेंगे और उसके बाद ही रिजल्ट आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।